बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का लेक्चर है। इस फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश में हमारी बेसिकली दो बुक्स हैं, बुक वन है और बुक थर्ड है। बुक वन का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है बटन बटन। ये लिखा है रिचर्ड बर्डन मैथेसन ने। 1926 इनकी तारीख़ पैदाइश है और 2013 जो है वो इनकी डेट ऑफ जो है वो डेथ ईयर है इनका जो है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दो बुक्स हैं, बुक वन और बुक थ्री। तो इसमें से किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, हमने सबसे पहले उनको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक वन जो है आपकी, इसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। टोटल 4 बुक्स हैं, बुक वन और बुक थ्री, बुक टू और बुक फोर। बुक वन और जो बुक थ्री है ये आपकी फ़र्स्ट ईयर में है और बुक टू और बुक फोर जो है ये बेटा सेकंड ईयर के अंदर है। अब बुक वन में हमने किस किस चीज़ को फोकस करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर जो है 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये अपने इनको किस किस चीज़ को फोकस करना है, बेसिकली इसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर आता है बुक वन में से। सबसे पहले तो ये चीज़ें पता होना चाहिए ना हमें कि हमने जब भी हम कॉन्टेक्स्चुअल स्टडी करेंगे तो किन किन चीज़ों पर हमने फोकस करना है। हमने ट्रांसलेशन देखनी है, सिनोनिम्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो भी हैं वो सारे हम देखेंगे। सबसे पहले तो बेटा इसमें से एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आएगा, ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश टू उर्दू। ये आएगी आपको 15 मार्क्स की, ठीक हो गया। इन 15 शॉर्ट स्टोरीज में से इसमें कोई चॉइस नहीं होती, एक ही पैराग्राफ होता है जिसको आपने करना होता है और नो चॉइस है। साथ के साथ हम आपको जब कॉन्टेक्स्चुअल स्टडी करवाएंगे तो हम आपको लिखवाते भी जाएंगे कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं, वो किस किस बोर्ड, मुल्तान बोर्ड के अलावा जो है वो कहाँ कहाँ रिपीट होते रहे, वो भी बेटा हम आपको साथ के साथ बताते जाएंगे, निशान लगवाते जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ट्रांसलेशन वाला, ये ऐसा करते हैं पहले इसमें ज़रा सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसका, फिर हम बाद में ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर आते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन में, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर ट्रांसलेशन है और इसमें से सिनोनिम्स हैं, वो तो हो जाएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जो है। पंक्चुएशन जो है इसमें आएगी आपको 5 मार्क्स की। ये भी एक ही एक्सट्रैक्ट होगा, इसमें भी कोई चॉइस नहीं होगी, आपने ये करनी होगी। और ये पंक्चुएशन जो है बुक थ्री में से नहीं आती, ये बुक वन में से ही आएगी, ठीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पर जो है इसमें से क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन होता है। क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे 9 और आपने करने होते हैं इसमें से 6, 2 नंबर का एक है, तो कुल ये 12 मार्क्स के होंगे। तो अब इसमें जो मज़ीद ये है कि ये जस्ट इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लॉन्ग नहीं होते शॉर्ट। तो आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चंस आते तो नहीं हैं, मगर लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ट्रीट करके दिया जा सकता है। प्लस इसमें से ज़्यादातर जो है 90% तो वो यही होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आते हैं बुक वन में से। बुक थ्री में से एडिशनल आते हैं, लेकिन वो जहाँ एडिशनल आएंगे वो हम आपको गाइड करते जाएंगे, आपको तरीका भी बताते जाएंगे उनको अटैम्प्ट करने का, खुद अटैम्प्ट करके भी दिखाएंगे आपको उसकी कितनी वर्डिंग्स होनी चाहिए और किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, हैंडल करना है, वो बेटा हम सारा आपको बताएंगे जो है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर जो है। ऑब्जेक्टिव में इसको सिनोनिम्स आएंगे आपको 5 मार्क्स के, ठीक हो गया। और इसके अंदर से एमसीक्यूज होंगे। याद रखिएगा सारा जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो है एमसीक्यू टाइप ही। ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे आपके बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
ठीक है, ये आएंगे बेटा आपको 3 नंबर के। अब अगर आप इनको ऐड करें तो ये कुल बनेंगे 40 मार्क्स जो हैं। तो बुक फर्स्ट में से आपको 40 मार्क्स के जो हैं वो पेपर आएगा बेटा, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अब याद रखिएगा इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांसलेशन है। ये सबसे अहम है, याद रखिएगा बेटा। ट्रांसलेशन आएगी तो पंक्चुएशन आएगी, ट्रांसलेशन आएगी तो आप क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकेंगे, ट्रांसलेशन आएगी तो आप सिनोनिम्स को अटेम्प्ट कर सकेंगे, ट्रांसलेशन आएगी तो आप एमसीक्यूज को मेंशन कर सकेंगे। यानी कि इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने फोकस करना है, जो आपका फोकस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन। दूसरा ये बात है कि ये सबसे छोटा सवाल है, एक पैराग्राफ आता है जस्ट, और सबसे ज़्यादा मार्क कैरी करता है, 15 मार्क्स का है। और ट्रांसलेशन अगर आपने बहुत अच्छी अटैम्प्ट की है, इसको पंक्चुएशन मार्क्स लगाए हैं, सारा कुछ किया है, तो आपको 14 मार्क्स तक जो है इसमें से ग्रांट किए जा सकते हैं। याद रखिएगा आपके 3 सवाल ऐसे हैं जिनमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती है बोर्ड की तरफ से, फुल मार्क्स कैंट बी ऑर्डर्ड। One of them is translation, and the second is the question of the letter and of the story. 1 mark should be deducted each. So any student can get up to 97 marks in first year English, in first year, and students get these marks and they are getting it on the regular basis. वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो इसके ऊपर। अब ये जो सारा मैंने आपको एक पैटर्न आपके सामने स्केच ड्रॉ किया है, ये किया है बेटा आपके बोर्ड के हिसाब में, कि बोर्ड के अंदर ये चीज़ें जो आपको सारी करवाई जाएंगी। यहाँ पर हम 1 स्टेप फर्दर जाएंगे। हम यहाँ आपको बोर्ड तक महदूद नहीं रखेंगे, हम आपको साथ में एंट्री टेस्ट के भी हिंट्स देंगे, उसकी भी तैयारी आपको साथ के साथ जो है वो करवाई जाएगी। बुक्स की लाइंस की, कैसे आपने एक डीप कॉन्टेक्सचुअल स्टडी करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है। हम आपको ग्रामर के रूल्स बताएंगे, साथ में इसकी जो हम पासिंग करते जाएंगे, हम इसकी जो ग्रामेटिकल एनालिसिस इसके करते जाएंगे। और बेटा एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपने शुरू से ही जो बात आपको बताई जाए ग्रामर की किसी भी हवाले से, वो डेफिनेट आर्टिकल की है, वो वर्ब की है, वो इवन कॉमा की है, वो एडवर्ब की है, वो एडजेक्टिव की है, वो वर्ब्स की है, बेटा आपने उनको फोकस करना है, उनको जहन के अंदर रखना है, ताकि बाद में जब एंट्री टेस्ट हो तो आपको इसमें मसला ना हो। अब रह गए हमारे वो वाले बच्चे जो आर्ट्स के हैं या जो जिनकी इंजीनियरिंग है, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो MD-CAT में होता है इस चीज़ के ऊपर जो है, तो उनको भी चाहिए कि वो तुलाबा और तालिबात भी इन चीज़ों पर ऐसे ही फोकस करें, क्योंकि जस्ट if you master your book and you get good marks in annual examination, but you should also have a mastery and command over the basic English structure, the basic English structure of a sentence, वो भी आपको बेटा साथ के साथ आना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है इंसान को जब पाला पड़ता है दूसरों के साथ, so you should not feed yourself at any drawback that you do not know these things and the others are better than you। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप इसको वो करेंगे तो बेटा साथ साथ इसको देखेंगे तो आपको ऐसी कोई भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं होगा दूसरों के सामने इंशाल्लाह जो है। दूसरा एक बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के पास, स्टार्ट से हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको बताते जाएंगे, तर्जुमे के हवाले से और इसके ग्रामर के हवाले से, या इसके अलावा इसके सिनोनिम्स भी आपको करवाए जाएंगे बेटा। यहाँ पर जो है बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यहाँ पर आपको MCQs भी करवाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये वाले MCQ इस तरह आ सकते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन है। आपके पास जो है एक हाईलाइटर होना चाहिए, जो चीज़ें हम आपको बताएं, जो चीज़ें आपको समझाएं, वो बेटा आपने साथ के साथ जो है वो उसको हाईलाइट भी करना है, साथ साथ उसको जहन में भी रखना है। अगर आप अलहदा से इसके नोट्स बनाते हैं तो वेल एंड गुड, नोट्स बनाएं, इनके जो है वो पॉइंट्स हैं वो साथ के साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। अब इन सारी बातों को आपने शुरू से ही जहन के अंदर रखना है। इन पर्टिकुलर जो है बेटा ट्रांसलेशन, जब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट लेसन से, बटन हमारा फर्स्ट लेसन है, इसके ऑथर जो है रिचर्ड मैथेसन है।
अभी हमने स्टार्ट के अंदर बताया कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ ईयर है, ये इनका डेथ ईयर है। अब इसमें हमारे इंग्लिश के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सवाल पूछा जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होता है, वो पूछ भी लेते हैं। जस्ट आपसे इतना पूछा जाएगा कि ये बताएं हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन बटन बटन, बस इतना सवाल आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा कि इसका माखज़ बताएं, ये किस बुक किताब से लिया गया है, ये किस मजमूआ कलाम से, ऐसा कोई भी सवाल आपसे, या ना ही उस ऑथर के नेम के अलावा कि जो उसके सिबलिंग्स बताएं या उसकी जो है वो कैरियर के बारे में, इस कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपने जस्ट यू नीड टू फोकस जस्ट वन थिंग एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। मुझे याद है एक दफ़ा 2008 के अंदर जो है एक हमारा सेकेंड ईयर के अंदर जो है एक बेटा चैप्टर है हमारा हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा, उसके जो ऑथर हैं वो हैं G.F. लैम्ब। तो इसमें एनुअल सेकेंड टाइम का पेपर में देख रहा था, उसके अंदर सवाल आया हुआ था। एक सवाल ये था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, और जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था विच लेसन इन योर बुक हैज़ बीन रिटन बाय G.F. लैम्ब। कौन सा जो है वो बताया जाए वो G.F. लैम्ब ने लिखा है। इससे यानी कि आपने जितने इसके अब 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आपके यहाँ पर जो है, उन शॉर्ट स्टोरीज़ के जितने ऑथर्स हैं उनके नेम्स आपको आने चाहिए। आपकी जो बुक के अंदर जो नाम लिखा हुआ है ना वो जस्ट रिचर्ड मैथिसन है, जैसे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है रिचर्ड मैथिसन, लेकिन जो इनका फुल नेम है बेटा वो रिचर्ड बर्टन मैथिसन है, और ये बेसिकली अमेरिकन थे। अब तो इनकी वफात पा चुकी है। ये आपको बता देते हैं बेटा, जो इनके मेन फीचर्स हैं रिचर्ड बर्टन मैथिसन के जो है, मतलब हर आदमी जो लिखता है उसकी जो भी सन्फ है, वो ड्रामा लिखता है, वो नावल है, कुछ भी वो लिखता है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, फिक्शन जो भी है, तो बेटा उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ रियलिस्टिक होते हैं, कुछ इमेजिनेटिव होते हैं, इस तरह जो है। तो रिचर्ड मैथिसन की जो मेन चीज़ जो है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो है मिस्ट्री, एक हॉरर टाइप होता है इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। बहुत मशहूर और मरूफ राइटर हैं बेटा ये। और आपको मज़ीद बताएं कि ये इनकी कई ऐसी इनकी बॉर्न ऑफ मैन एंड वूमैन, और इसके अलावा ट्वाइलाइट बड़ी मशहूर आपने फिल्म देखी होगी। पहले ये अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन टीवी पर जो ड्रामा सीरियल के तौर पर जो है वो चलती रहती है, इनकी कई तहरीरों को अडॉप्ट किया गया, उनको पिक्चराइज किया भी गया है, उनके ऊपर बेटा फिल्में बनी भी हैं। ठीक हो गया। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं अपने टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले हम आपको मज़ीद इसके बारे में, बटन के बारे में आपको मज़ीद जो है इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं बेटा इनके अंदर जो हैं। सबसे पहले मिस्टर स्टीवर्ट है। मिस्टर स्टीवर्ट जो है बेटा ये कंपनी एजेंट है, एक अननोन कंपनी है, इसका कोई नाम नहीं है, इन्होंने बताया नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो है मिस्टर आर्थर लुइस है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर नॉर्मा है, ठीक है। अब आर्थर और नॉर्मा जो है ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ। दे रिजाइड समवेयर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बेटा आप जानते हैं बड़ा ही मशहूर मारूफ शहर भी है, स्टेट भी है अमेरिका की, वहाँ के ये रहायशी हैं, वहाँ ये रहते हैं। स्टीवर्ट जो है ना इनके पास एक ऑफ़र लेकर आएगा, वो इनसे ये कहेगा कि इसके पास एक बटन यूनिट होगा, वो इसे कहेगा अगर आप ये बटन दबाएंगे ना तो इस दुनिया में किसी जगह एक अननोन आदमी जो वो मर जाएगा, और उसके बदले में इनको $50,000 हैं वो दिए जाएंगे। अब ये बड़ी अभी अमाउंट होती है। नॉर्मा जो एक सेल्फिश टाइप और ग्रीडी टाइप वुमेन होती है वो इसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर जो है वो एग्री नहीं करता। आखिर जो है वो नॉर्मा बटन दबा देती है। फिर उसके बाद क्या होता है उसको ज़रा सस्पेंस रहने देते हैं ताकि ज़रा आपका एक इंटरेस्ट जो है इसके अंदर जो है वो बाकी रहे, ठीक हो गया। तो ये स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब ये नॉर्मा जो है वो वापस आ रही है अपने जॉब से, जो है वो जॉब किसी न्यूयॉर्क में किसी जगह जॉब करती है, वो पहले आ जाती है ज़रा तो खाना वगैरह बनाती है।
तो फ्लैट है इनका न्यूयॉर्क में किसी जगह। फ्लैट और घर में क्या फ़र्क होता है? फ्लैट एक सेट ऑफ रूम्स होता है, बस एक कमरा है, बस वही होता है आपके पास, उसको मजीद डिवीजन की होती है, अपने पार्टीशन की होती है। ये टीवी लाउंज है जी, ये बेडरूम है, इस तरह का हिसाब किताब होता है। जबकि जो घर होता है ना बेटा, वो तो पूरा आपकी मर्ज़ी होती है, आप उसके ऊपर एक मंजिल और बना लें, 2 मंजिलें कंस्ट्रक्ट कर लें, उसका बेसमेंट बना लें। फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नॉर्मा आ गई और वहाँ पर ये कस्टमरीज है, किसी ने किसी को कुछ चीज़ देनी हो ना बेटा, तो वो उसके घर के बाहर रख दी जाती है। तो जब नॉर्मा आई है तो उसने देखा है कि एक पैकेट जो है उसके फ्रंट डोर के पास, फ्रंट डोर होता है बेटा, सदर दरवाजे को कहा जाता है। अब ज़रा जहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ जो फोकस करने की है वो ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल है। द पैकेज वाज फ्लाइंग बाय द फ्रंट डोर। याद रखिएगा, एक डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और द डेफिनेट आर्टिकल, ये आपको एक बेसिक सा हिंट दिया जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल से फिक्रे शुरू नहीं होते। जब भी आपने किसी नाउन का इंट्रोडक्शन करवाना बेटा, आप इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ करते हैं, अनलेस इट्स अ वेरी फेमस नाउन को बहुत मशहूर हो, कोई दरिया का नाम है, तो इस तरह की बात हो तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अब ये तो पैकेज तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप फौरन आगे हैं ना, यहाँ पर है डैश और आगे फिर इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया, ए क्यूब शेप गार्डन। ठीक हो गया? ए क्यूब शेप गार्डन सेल्ड विथ टेप, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आ गया, यानी कि सेंटेंस यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। तो एक ही सेंटेंस के अंदर आप डेफिनेट आर्टिकल से शुरू हो सकते हैं, फिर कॉमा देकर या कुछ और बताकर जो है, बनाकर जो है, डैश लगाकर वहाँ पर जो है या कॉलन लगाकर आप आगे इंडेफिनेट आर्टिकल की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया? अ क्यूब शेप गार्डन, क्यूब होता है बेटा मकाब शक्ल का। मकाब जैसे आपने पढ़ते हैं, जैसे ये आपको एक फर्ज के लिखते हैं, ये ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। इससे ये स्क्वायर हो गया। अब ए का क्यूब हम ऐसे लिखेंगे, तो डेफिनेटली अगर स्क्वायर की 4 साइड्स हैं तो बेटा क्यूब की कितनी होगी? 6। जनरली हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेटा क्यूब शेप्ड ही होते हैं। ठीक है? ये बेटा एक क्यूब है। ठीक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक, इस तरह जो है इसकी, ये क्यूब शेप्ड एक स्ट्रक्चर हो गया। क्यूब शेप एक स्ट्रक्चर था, वो डब्बा कैसा था? गत्ते का डब्बा था, कार्टन बेटा गत्ते के डब्बे को कहा जाता है, जिसे टेप से बंद किया गया था। अब टेप को उर्दू में बेटा फीता कहते हैं, लेकिन हम जनरली फीता इस्तेमाल करते नहीं हैं। कार्टन वगैरह को बंद करना हो तो बेटा टेप का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? अब थोड़ा सा ना यहाँ पर, द पैकेज वॉज लाइंग, लाइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी जो बेस फॉर्म है वो लाई है, LIE, लाई, लेटना। अच्छा, लाई तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन। लाई, ले, लेन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ले के साथ ले बेस फॉर्म भी होता है, लिटाना या अंडे देना। ठीक हो गया? अगर ये वाले वर्ब्स होंगे तो इसकी जो फिर पास्ट वर्ब होगा वो होगा लेट और पास्ट पार्टिसिपल लेट। ठीक है? फर्स्ट फॉर्म को हम जानते हैं, अब क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। सेकंड को हम क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया? और जो ING फॉर्म, अब डेफिनेटली इसकी ING फॉर्म कैसे बनेगी? LYING। ये है बेटा कि एक ING लगाने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं होता कि जो भी वर्ब है उसके एंड में आप ING लगा दें, ऐसे नहीं होता। वो वाले वर्ब्स जो IE में एंड होते हैं, जैसे इसके साथ डाई है, ठीक है जी, इसके साथ जो है टाई है, तो अब इनमें क्या करेंगे? IE को हम रिप्लेस कर देते हैं Y के साथ, जैसे हमने लाई में किया है। हमने IE को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? Y के साथ, तो डाइंग। ठीक हो गया बेटा? और ये टाइंग और ये लाइंग। और सेम ये तो आपको पता होगा कि वो वाले वर्ब्स जो ई में एंड होते हैं, जैसे लव है एक मिसाल है। अब जब आप इसमें आप ING ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? हम ई को ख़त्म ही कर देते हैं, तो ये लविंग हो जाएगा, LOVING। इस तरह केयर है, ठीक है? अगर आपने इसमें भी ING ऐड करना तो हम क्या करेंगे? ई को हमने रिप्लेस करना है, तो ये क्या बनेगा? केयरिंग। ठीक हो गया? ये सारी बातें जो है पता होनी चाहिए कि ING फॉर्म कैसे लगेगी, ED फॉर्म कैसे लगेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो ED के साथ ही हो। जैसे इसमें एक बड़ा मशहूर है जिसमें बच्चे गलती भी करते हैं, वो हेयर वर्ड है।
ये इसकी बेस फॉर्म है। इसकी जो पास्ट फॉर्म होगी वो होगी हर्ड, HEARD विदाउट ED, और पास्ट पार्टिसिपल HEARD। ठीक होगा, इसमें ED का इजाफा नहीं होता। ये हमें पता होना चाहिए बेटा। इसलिए टेक्स्ट क्यों पढ़ाया जाता है आपको? जो टेक्स्ट पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप उस टेक्स्ट के अंदर सीख सकें। टेक्स्ट को पढ़ के पता चलता है कि एक वर्ड कैसे बिहेव करता है। आप एक जगह पढ़ते हैं आई लव माई कंट्री, ये वर्ब है। आप एक जगह पढ़ते हैं आई हैव अ ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, तो यहाँ तो वो एज ए नाउन बिहेव कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा बेटा? वो टेक्स्ट से पता चलेगा। तो इसीलिए टेक्सचुअल स्टडी जो है, इसीलिए कोई भी ज़ुबान सिखाने के लिए जितने भी लिंग्विस्टिक्स हैं या माहिर ज़ुबान के जो माहिरीन हैं, माहिर लिसानियात हैं, उनका यही मानना है कि कोई भी ज़ुबान जो आपको सिखाई जानी चाहिए वो उसी ज़ुबान के लिटरेचर, और लिटरेचर भी जो उसके बेहतरीन लोगों का लिखा हुआ है, जो उनके फर्स्ट रैंक के जो उनके राइटर्स हैं, लिटरेचर बेटा उनका होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये पहली लाइन जो है, द पैकेज वाज लाइंग द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर बेटा सदर दरवाजे को कहते हैं, जो आपकी मेन एंट्रेंस होती है। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये डैश है, ये हाइफन नहीं है। डैश में और हाइफन में एक विजुअल डिफरेंस है, वो अगर हाइफन आएगा तो हम आपको बता देंगे। डैश मुख्तलिफ फंक्शंस करता है, वो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे ना हम आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पर डैश क्या फंक्शन कर रहा है, इस जगह इसका क्या फंक्शन है। तकरीबन ऑलमोस्ट ये 4 फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी डैश, यहाँ पे जो डैश फंक्शन कर रहा है बेटा, ये कॉलन का फंक्शन कर रहा है। डैश फंक्शन एज कॉलन। कॉलन बेसिकली क्या होता है? कॉलन जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। वो किसी भी चीज़ को बेटा एक्सप्लेनेशन बताता है। तो डैश किसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है? पैकेज की। किसकी बता रहा है बेटा? भी वो पैकेज कैसा था? क्यूब शेप गार्डन था, मकाब शक्ल का गत्ते का डब्बा था, जिसे किससे बंद किया गया था बेटा? टेप के साथ। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से तहरीर था। अब जो चीज़, ये जो मैंने जो लिखा हुआ है ये प्रिंट है, लेकिन ये जो है, ये जो बुक है फॉर्मेट है, ये प्रिंट है। ये जो लिखा है मैंने आपको, ये हैंड रिटन है, प्रिंटेड तो नहीं है। प्रिंट तो वो होता है जो मशीन से होता है। तो अब इसको अब वो प्रिंटेड वर्ड यूज़ भी कर रहा है और साथ में बाय हैंड भी लगा रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी बात होगी, प्रिंटेड भी और बाय हैंड भी। तो एक जनरल व्यू एग्जिस्ट करता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि आप वर्ड्स को सेपरेट लिखते हैं तो उसको फिर प्रिंट माना जाएगा, उसको प्रिंट कहा जाएगा। यानी कि जो लेटर्स आप लिख रहे हैं, लेटर्स को आपस में कंबाइन नहीं कर रहे, उसको बेटा क्या कहा जाएगा? उसको प्रिंट कहा जाएगा। ठीक होगा? प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से तहरीर था। आगे ये कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास लगे, ये कॉलन। अब यहाँ पे कॉलन आ गया। अब ये किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है? कॉलन। कॉलन बेटा होता है डिस्क्रिप्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, तफसील के लिए होती है। अब ये यहाँ किस चीज़ की? नेम एंड एड्रेस की। इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा? नेम एड्रेस की। ये जो डैश है ये कॉलन का फंक्शन कर रहा है। ये किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है? पैकेज की। और ये जो है ये वाला कॉलन बेटा, ये किस चीज़ की है? नेम और एड्रेस की। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, बेगम और जनाब आर्थर लुइस। उर्दू में याद रखिएगा बेटा, बेगम पहले आती है। जब हम तर्जुमा करेंगे ना ऐसे लिखेंगे, बेगम और जनाब आर्थर लुइस 217E। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल हाइफन। ये हाइफन है, ये डैश है, ये हाइफन है। डैश में और हाइफन में एक विजुअल, थोड़ा सा बारीक है, थोड़ा सा लंबा है। हाइफन थोड़ा सा शॉर्ट है और एंड से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। डैश के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। एक फंक्शन हमने बता दिया, इट फंक्शंस एज कॉलन। हाइफन हम क्यों बेटा लगाते हैं? हाइफन बेसिकली लगता है कंपाउंड नाउन्स में। कायदे आज़म, क्लासरूम, डाइनिंग टेबल, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, 217E। 37th स्ट्रीट, अगेन कंपाउंड वर्ड्स आ गए। ठीक हो गया ना? यहाँ भी क्या आ गया बेटा? हाइफन आ गया। गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016, ये इनका पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर है। अब न्यूयॉर्क यहाँ पे 2 दफ़ा आया। वाई हैज़ ऑथर यूज्ड न्यूयॉर्क ट्वाइस? इट्स वेरी सिंपल। न्यूयॉर्क पहला जो है ये शहर है, दूसरा न्यूयॉर्क रियासत है। हमारा मुल्क है वो सूबों में तकसीम है, इसके मुख्तलिफ 4 सूबे हैं। अमेरिका के जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं बेटा, वो सूबे नहीं हैं, वो रियासतें हैं। हर रियासत का दारुल हुकूमत होता है, जैसे सूबे का दारुल हुकूमत होता है। जैसे हमारा पंजाब है, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है।
तो इसी तरह न्यूयॉर्क जो स्टेट है उसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम भी न्यूयॉर्क ही है, ठीक होगा। तो ये कैपिटल सिटी एंड दिस न्यूयॉर्क स्टैंड्स फॉर इट्स स्टेट। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको उठा लिया। अब इट का प्रोनाउन बेटा किसकी तरफ है? पैकेज की तरफ जो है। इस पैकेट को उठाया, अनलॉक द डोर, दरवाजे का कुफल खोला। दरवाजा खोलना नहीं लिखेंगे, दरवाजा खोलना होता है ओपन द डोर। और बेटा ये भी आपको बता दें, ये वाला पैराग्राफ मुल्तान बोर्ड में रिपीट हो चुका है फॉर ट्वाइस और थ्राइस। इट हैज अपीयर्ड इन द पेपर्स ऑफ मुल्तान बोर्ड, इन द एनुअल पेपर्स। ठीक हो गया? पैराग्राफ पढ़ा हमें, पहला चैप्टर है, पहला पैराग्राफ है, हर हवाले से यहाँ। ठीक हो गया? अच्छा, नॉर्मा ने इसे खोला, अनलॉक द डोर, दरवाजे का कुफल खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में चली गई। अपार्टमेंट सेट ऑफ रूम्स को कहते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि जो अपार्टमेंट होता है या बेटा जो फ्लैट होता है वो दर हकीकत एक ही कमरा होता है। उसी कमरे की फर्दर डिवीजन की जाती है आगे जो है। उस किसी को जो है वो टीवी लाउंज बना लेते हैं, किसी को जो है बेटा वो ड्राइंग रूम होता है, कोई इनका किचन होता है, इस तरह उसकी सेटिंग जो है वो कर लेते हैं, लेकिन वो दर हकीकत होता एक ही कमरा है। ठीक हो गया? तो अच्छा, अपने कमरे में चली गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ एंड से पहले कॉमा आ रहा है, तो जनरल तो यही बताया जाता है भाई एंड से पहले तो कॉमा नहीं आता बेटा। बेटा याद रखिएगा, एंड से पहले कॉमे की कई सूरतें हो सकती हैं। एक तो एंड से पहले कॉमा अगर एंड एज फैन बॉय हो, जहाँ ये फैन बॉय के तौर पर होगा ना, वहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे इसको जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर जो है आपको बताएंगे कंपाउंड सेंटेंस में कैसे आता है। एक एंड का रूल ये होता है कि अगर आपके पास यूनिट 3 है, 3 नाउन्स हैं, 3 फ्रेजेस हैं या 3 क्लॉजेस हैं, तो उसमें अगर एंड वाले फ्रेज या क्लॉज के साथ एंड आ रहा है तो हम उससे पहले भी कॉमा लगाते हैं। अभी देखिए, एक आपके पास फ्रेज ये होगा, नॉर्मल फिक्ड आपकी तो खैर पूरी क्लॉज होगी, अनलॉक द डोर दूसरा फ्रेज, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट तीसरा फ्रेज, एंड आ गया तो एंड से पहले क्या आ गया? कॉमा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको मज़ीद समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, शी बॉट अ पेन, एक हो गया, एंड ए पेंसिल, ठीक हो गया? 2 यूनिट्स हो गए। इसी फिक्रे को हम ऐसे कर लेते हैं, शी बॉट अ पेन, a pencil and a notebook। ये कंपाउंड नाउन आ गया, ठीक है? कंपाउंड नाउन में बेहतर है कि आप इसको हाइफन से सेपरेट करते हैं, ठीक हो गया? एंड अ नोटबुक। अब देखें, शी बॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ नोटबुक। अब देखें कितने यूनिट्स हो गए आपके पास? 1 2 और 3। तो हमने एंड से पहले क्या लगा दिया? कॉमा। इस तरह अगर आप 3 एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, इसी तरह 3 क्लॉजेस यूज़ करते हैं, तो एंड से पहले बेटा आप कॉमा लगा सकते हैं, या एंड से पहले कॉमा लगाने की एक ज़रूरत होती है। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी शाम की तारीकी फैलना शुरू हुई थी। जस्ट अभी, यानी कि जब वो घर पहुंचे तो शाम का वक्त था और शाम की तारीकी फैलना शुरू हुई थी। अब बेटा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअली आपने किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसलेट किस तरह से करना है, किस तरह आपने इसको बामुहावरा करना है, और कैसे कैसे जो है आप बेटा उसके जो है वो यूज़ करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लगाएंगे, ठीक है? आप जैसे देखिए, हम फर्ज किया यहाँ से हम आपको ट्रांसलेशन का सवाल है, आप शुरू कर रहे हैं। सर द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो आप पैकेज को पैकेट कह लें, बंडल कह लें, पार्सल कह लें। वैसे उर्दू में इसको कहते हैं पलंदा, लेकिन पलंदा कोई इरेगुलर से कागज़ अगर रखे हुए ऐसे बेतरतीब से तो उनको कहा जाता है, तो पलंदा वर्ड यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे पैकेट, सदर, दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, ठीक है? डैश, ठीक है? पैकेट सदर दरवाजे के पास पड़ा, तो बाय, बाय बेटा नियर होता है, मकाब शक्ल का। अच्छा, एक छोटी सी एक ना बहुत सी की बुक्स के अंदर ऐसे होते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, इधर पलंदा लगा दिया, पलंदा पैकेट। बेटा याद रखें, कितना अर्सा हो गया आप लोग उर्दू के पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं,
आप पाक स्टडी के अंदर पढ़ते हैं, आप इस्लामियात के अंदर पढ़ते हैं, कभी आपने पैराग्राफ्स में ऐसे देखा है कि दो वर्ड्स को ऐसे मीनिंग को आगे पीछे दिया गया हो? बड़े ब्लंडर होता है, ये डेंजरस मिस्टेक होती है। एक वर्ड यूज़ करेंगे, दो इसलिए भी यूज़ करते हैं शायद परहैप्स मेरे ख्याल में, मैंने तो कोई की बुक नहीं लिखी, कि स्टूडेंट की बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि ये वर्ड भी हो सकता है, ये वर्ड भी हो सकता है। लेकिन जब आप तर्जुमा करें कि बेटा आप एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप परंदा इस्तेमाल करें, चाहे आप पैकेट इस्तेमाल करें, परंदा का मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मकाब शक्ल का, मकाब बेटा ऐसे लिखेंगे, मकाब शक्ल का गत्ते का ये डब्बा एक टेप से बंद था। अब एक और यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमने कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है। बेटा हम यूज़ करेंगे एवरीडे वर्डिंग जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में। की बुक्स के अंदर अजीबोगरीब सरबा महर इस तरह के वर्ड यूज़ किए हुए हैं, वो जस्ट आपको एक डिसीव करने के लिए, धोखा करने के लिए बेटा आपने इसको सिंपल सादा वर्ड्स है वो यूज़ करने थे। अच्छा, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता, सॉरी हाथ से तहरीर था, ठीक हो गया। अच्छा, वो नाम और पता जस्ट यहाँ पर अब जैसे सेम जो वहाँ पर पंक्चुएशन हुई है आप इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, वो नाम और पता क्या है? बेगम व जनाब, जैसे मैंने बताया उर्दू में बेगम पहले होती है, बेगम व जनाब आर्थर लुइस, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉमा, या सेम वैसे ही 217 यहाँ हाइफन ई, यहाँ पर कॉमा, गली नंबर 37 न्यूयॉर्क, यहाँ कॉमा, न्यूयॉर्क 10016, ठीक है। सेम जैसे आप ऐसे एक और डिवाइस होती है तर्जुमे को बेहतर बनाने के लिए बेटा, कि आप वहाँ जो पंक्चुएशन कर रहे हैं वो आप मार्कर से करें, ठीक हो गया। या अब डेफिनेट मेरे पास ये ब्लैक पॉइंटर है, हम इसको आपके पास आप इम्तिहान के अंदर आपको 2 इंक्स अलाउ होती हैं बेटा, आप ब्लैक और ब्लू दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ किया इस वक्त ब्लू मेरे पास बल्कि अवेलेबल है अब देखिए पैकेट सर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, ये है डैशेस के साथ, मकाब शक्ल गत्ते का डब्बा एक टेप से बंद था, ठीक है। उनका नाम और पता हाथ से तहरीर था, ठीक हो गया, ये से हो गया। बेगम जनाब आर्थर लुइस उसराई, गली नंबर 37 न्यूयॉर्क 10016, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ ये डैश ऐसे आएगा, ख़त्मा ऐसे होता है इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने और जहन के अंदर रखनी है कि उर्दू में जो कॉलन तफसीलिया होता है वो बेटा ऐसे होता है, 2 डॉट ऊपर नीचे और तीसरा ऐसे डैश। इंग्लिश में बेटा ऐसे नहीं होता, इंग्लिश में जो कॉलन होता है वो जस्ट ऐसे होता है, 2 डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे बस, ठीक हो गया। अच्छा, हाथ से तहरीर था, नॉर्मा ने इसे उठा लिया, ठीक हो गया जी। दरवाजे का कुफल खोला और अपने फ्लैट में चली गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी शाम का अंधेरा फैल रहा था, शाम का अंधेरा फैलना अभी शुरू हुआ था, ठीक हो गया बेटा। तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अच्छा, अब आपने एक हमने यहाँ पर ये किया कि हमने इसको लिखने के बाद में जो है मार्कर से पंक्चुएट किया है। बेटा ये याद रखिएगा, कभी भी लिखते हुए एक तो पेपर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी इसको कटिंग ओवर राइटिंग हो गई है, कटिंग ओवर राइटिंग से बिल्कुल अपने परहेज़ करना है। इस तरह अपने आगे पीछे यूज़ नहीं करना किसी भी 2 वर्ड्स को उनके मीनिंग के तौर पर जो। और तीसरी सबसे मेन अहम बात, कभी भी अगर आपने कोई वर्ड पेन से लिख लिया उसके ऊपर मार्कर नहीं फेरनी, वो नज़र आ जाता है नीचे से, वो बुरा लगता है फिर ऐसे।
आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, बार बार लिखकर इतना ज़्यादा वो फैल जाना चाहिए बेटा, आपका एक्सपेंस जो है, आपका तजर्बा इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरा खूबसूरत लिखें। क्यों? बेसिकली ये कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का सबसे छोटा पैराग्राफ है। ठीक हो गया बेटा? तो ये इसका हमने पैराग्राफ नंबर 1 स्टडी कर लिया, रीड कर लिया। इसकी पंक्चुएशन भी हमने आपको बताई है, इसका कॉलन डैश सारे आपको समझाए हैं। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी हमने आपको छोटी सी टिप दी, कॉमे के बारे में भी हमने आपको बताया। इन तमाम बातों को बेटा आपने जहन में रखना है। एक बात और याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ये जो इंटर लेवल है आपका, ये मेट्रिकुलेशन लेवल से बहुत मुख्तलिफ है बेटा। मैट्रिक में ऐसे हो सकता है कि आखिरी दिनों में भरपूर मेहनत करें और बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, इसमें ऐसे नहीं होता। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, वेदर इट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, विच सब्जेक्ट you are studying, you must study it carefully. There should be no gaps between them. कोई गैप्स नहीं होने चाहिए। आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं, स्टार से फोकस करेंगे, बट फिर आप इस काबिल हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर ले जाएंगे। इन पर्टिकुलर हमारे वो तलबा और तालिबात जो आगे मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक हो गया बेटा? अल्लाह हाफिज़।